स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पीएसीएस राज्य सहकारी बैंकों के नेतृत्व वाली त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना में अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करती है। 2. पीएसीएस द्वारा किसानों को कृषि संबंधी विभिन्न गतिविधियों के लिए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां या पीएसीएस ग्राम स्तर की सहकारी ऋण समितियां हैं जो राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंकों की अध्यक्षता वाली त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना में अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करती है, अतः कथन एक सही है। प्रथम पीएसीएस का गठन वर्ष 1904 में हुआ था। एससीबी से क्रेडिट का हस्तांतरण जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को किया जाता है जो जिला स्तर पर कार्य करती हैं। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पीएसीएस के साथ कार्य करती है और साथ ही सीधे किसानों से जुड़ी होती है। पीएसीएस द्वारा विभिन्न कृषि गतिविधियों हेतु किसानों को अल्पकालिक एवं मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान किए जाते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। अक्सर समाचारों में उल्लिखित अति संरक्षित तत्व क्या है? ए. एक जीन जो पौधों को कीट प्रतिरोधी बनाता है। बी. रोगियों में रोगाणुओं का सटीक पता लगाने में प्रयुक्त बायोसेंसर। सी. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का एक अनुक्रम जो मनुष्यों, चूहों, मुर्गियों और यहाँ तक कि मछलियों में भी पाया जाता है। डी. आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों में संश्लेषित एक शाकनाशी पदार्थ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अति संरक्षित तत्व यूसीई लगभग 200 आधार युग्मों के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अनुक्रम है जो 80 मिलियन वर्ष या उससे अधिक समय से कई प्रजातियों में पूर्ण रूप से अपरिवर्तित रहे हैं। ये अनुक्रम मनुष्यों, चूहों, मुर्गियों और मछलियों में भी पाए जाते हैं जो उनके क्रांतिक जैविक महत्व को दर्शाते हैं। मानव जीनोम कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए निर्देशों का संपूर्ण समुच्चय में लगभग 500 यूसीई होते हैं। यूसीई के अभिलक्षण यूसीई विविध प्रजातियों में लगभग समान डीएनए अनुक्रम प्रदर्शित करते हैं, यहाँ तक कि उनमें भी जो वैकासिक दृष्टि से अत्यंत भिन्न है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्थानीय शासन पूर्णतः संघ का विषय है तथा पंचायती राज संस्थाएं केंद्रीय विधि के तहत कार्य करती हैं। 2. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की स्थापना की गई जिसमें महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्थानीय शासन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है तथा पंचायती राज संस्थाएं संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के अनुसार कार्य करती हैं, अतः कथन एक सही नहीं है। पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और जनजातीय संस्कृति एवं आजीविका की रक्षा के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की स्थापना की गई जिसमें महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य किया गया, जिसे बाद में 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ाकर 50% कर दिया गया, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, रमन प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। 2. रमन प्रभाव आणविक कंपनों के कारण प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या करता है जिसके परिणाम स्वरूप तरंगदैर्घ्य में बदलाव होता है। 3. रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग रासायनिक विश्लेषण और पदार्थ पहचान के लिए किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सीवी रमन ने रमन प्रभाव के लिए वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता जिससे वे विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई बन गए, अतः कथन एक सही है। उन्हें वर्ष 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। रमन प्रभाव यह उस घटना को संदर्भित करता है जहां आने वाला आपतित प्रकाश एक नमूने के साथ संपर्क में आता है, तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन से गुजरता है और आणविक कंपन के साथ अंतःक्रिया के कारण प्रकीर्ण प्रकाश उत्पन्न करता है। इस घटना को रमन स्कैटरिंग के रूप में भी जाना जाता है, अतः कथन 2 सही है। रमन प्रभाव के अनुप्रयोग
यह रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आणविक कंपन का विश्लेषण का आधार बनता है, जिसका व्यापक रूप से पदार्थ के गुणों के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1. दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, बोत्सवाना और मोजाम्बिक में पाया जाता है। 2. केवल सड़े हुए मांस पर निर्भर रहता है। 3. गहरे रंग की उड़ान और पूंछ के पंखों के साथ मलाईदार पीले पंख होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गिद्ध प्रजाति उपरोक्त विशेषताओं द्वारा सबसे अच्छी तरह वर्णित है? ए. केप गिद्ध, बी. सफेद पीठ वाला गिद्ध, सी. लेपर्ड फेस्ड वल्चर, डी. मिस्री गिद्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केप गिद्ध। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह केवल दक्षिणी अफ्रीका में स्थानीय तथा दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, बोत्सवाना और मोजाम्बिक में प्रमुख रूप से पाया जाता है। यह क्रीमी बफ रंग का होता है, जिसमें विपरीत गहरे रंग के पंख और पूंछ और शहद के रंग की आंखें, नीला गला और चोंच पाली होती है। यह एक संगमनी है, अर्थात प्रति मौसम में एक चूजे का पालन पोषण करता है, समूह में रहता है तथा केवल सड़ा हुआ मांस का सेवन करता है। इसे IUCN के रेड लिस्ट में सुभेद श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। केवल 3 प्रजातियां ही अफ्रीका में विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं, अर्थात व्हाइट हेडेड गिद्ध, हुडेड गिद्ध और केप गिद्ध, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, MGF कवच जो हाल ही में समाचारों में रहा है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. यह भारतीय सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित बुलेट प्रूफ जैकेट है। बी. यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया डिजिटल भुगतान सुरक्षा ढांचा है। सी. यह भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा विकसित एक उन्नत मौसम पूर्वानुमान मॉडल है। डी. यह एक वैकल्पिक निवेश कोष है जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के द्वारा पंजीकृत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। MGF कवच भारत का पहला उद्यम पूंजी कोष जो महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के स्वदेशीकरण में संलग्न स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है, ने सफलतापूर्वक अपना पहला लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तथा 250 करोड़ रुपए का अपना प्रारंभिक लक्ष्य पार कर लिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के साथ वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत होने के कारण इसने शीघ्र ही निवेशकों का दृढ़ विश्वास प्राप्त कर लिया है। इसकी सफलता रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने की इसकी क्षमता को दर्शाती है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, ब्लू घोस्ट मिशन 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका नाम घोस्ट राइडर्स इन द स्काई भी है। 2. यह अमेरिकी निजी कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का तीसरा चंद्र मिशन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ब्लू घोस्ट मिशन 1 के बारे में, इसका नाम घोस्ट राइडर्स इन द स्काई भी है, अतः कथन 1 सही है। यह अमेरिकी निजी कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का पहला चंद्र मिशन है जिसमें ब्लू घोस्ट चंद्र लैंडर का प्रयोग किया गया है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह मिशन 15 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ और 2 मार्च 2025 को मारिक्रीसियस के पास मोन्स लाट्रियल क्षेत्र में उतरा। इस मिशन में LISTER, LUGRE, SCAL, PSS जैसे 10 पेलोड शामिल हैं जो चंद्र सतह की जांच, विकिरण अध्ययन और धूल व्यवहार विश्लेषण करेंगे, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, इथेनॉल सम्मिश्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। 2. भारत में इथेनॉल का उत्पादन केवल गन्ने के शीरे से किया जाता है। 3. इथेनॉल मिश्रण में वृद्धि से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इथेनॉल एक जैव ईंधन है जो मुख्य रूप से प्रथम पीढ़ी स्रोतों जैसे कि गन्ने का गुड़, जूस, गेहूं और चावल से उत्पादित होता है, जबकि द्वितीय पीढ़ी स्रोतों में चावल का भूसा, गेहूं का भूसा, खोई और मकई का चारा जैसे कृषि अवशेष शामिल है। EBP कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है, अतः कथन 1 सही है। भारत में इथेनॉल केवल गन्ने के शीरे से ही नहीं बनाया जाता है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 के तहत अपशिष्ट खाद्यान्न, मक्का, अधिशेष चावल, गेहूं और कृषि अवशेषों सहित कई फीड स्टॉक से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी गई है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इथेनॉल मिश्रण में वृद्धि से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सकती है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक उच्च स्तरीय निकाय है जिसके पास विधिक प्राधिकार और सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं। 2. भारत में अभी तक इसका गठन 6 बार किया जा चुका है। 3. किशोर चंद्र
छगनलाल राठौड़ केस 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि परिसीमन आयोग के आदेश की समीक्षा नहीं की जा सकेगी। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी सिर्फ 2, सी तीनों, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। परिसीमन आयोग यह एक उच्च स्तरीय 3 सदस्यीय निकाय है जिसके आदेश कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं तथा किसी भी न्यायालय के समक्ष उन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अतः कथन 1 सही है। फरवरी 2024 तक इसे 4 बार अर्थात 1952, 1963, 1973 और 2002 में स्थापित किया जा चुका है। अतः कथन 2 सही नहीं है। न्यायिक समीक्षा। किशोर चंद्र छगनलाल राठौड़ केस 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि परिसीमन आयोग के आदेश की समीक्षा की जा सकती है यदि यह स्पष्ट रूप से मनमाना है और इससे संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन होता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, CAR कुल राजस्व की तुलना कुल परिसंपत्तियों से करके बैंक के लाभप्रदाता को मापता है। बी, उच्चतर CAR यह दर्शाता है कि बैंक के पास कम पूंजी भंडार है तथा उसके दिवालिया होने का जोखिम अधिक है। सी, CAR किसी बैंक की पूंजी और उसके जोखिम भारित परिसंपत्तियों का अनुपात है जो वित्तीय स्थिरता और जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करता है। डी, CAR का निर्धारण पूरी तरह से बैंक की शुद्ध ब्याज आय के आधार पर किया जाता है तथा इसमें जोखिम भारित परिसंपत्तियों पर विचार नहीं किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पूंजी पर्याप्तता अनुपात एक प्रमुख वित्तीय मीट्रिक है जो बैंक की वित्तीय क्षमता और संभावित घाटे को सहन करने की क्षमता को मापता है जिसे जमाकर्ता संरक्षण और समग्र वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है। CAR लाभ प्रदाता को नहीं मापता, यह वित्तीय क्षमता का आकलन करता है। उच्च CAR यह दर्शाता है कि बैंक वित्तीय रूप से स्थिर होने के साथ वित्तीय संकटों से निपटने में सक्षम है। CAR केवल शुद्ध ब्याज आय पर ही नहीं बल्कि जोखिम भारित परिसंपत्तियों पर आधारित है। अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। 1, DDoS हमला। 2, ब्लॉकचेन एन्क्रिप्शन। 3, मैन इन द मिडिल अटैक। 4, क्वांटम फायरवॉल। 5, SQL इंजेक्शन। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से साइबर सुरक्षा खतरों के प्रकार हैं? ए, केवल 1, 3 और 5। बी, केवल 2, 3 और 4। सी, केवल 1, 2 और 5। डी, 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।